Welcome students. In this video lecture, we will study about elementary theory of an ideal transformer. जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने वाले हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं वो पहले देख लें। वो आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा उसका प्लेलिस्ट। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सबसे बेसिक टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइडियल ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर के चैप्टर में। और अगर आप इसके जितने भी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा उनको समझ जाते हैं तो आप ट्रांसफार्मर के बेसिक वर्किंग को समझ जाएंगे और साथ में जो फेजर डायग्राम्स ड्रॉ होते हैं उनका भी आपका जो फंडामेंटल है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ में एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिए। तो आप नोट करते चलेंगे तो आपको एकदम क्लियर होता जाएगा। और जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, ठीक है। सबसे पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है जो बाकी स्टूडेंट्स के दिमाग में भी होता होगा कि व्हाट इज आइडियल ट्रांसफार्मर। एक आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। बहुत बार सुना भी होगा या ये एक्चुअल ट्रांसफार्मर से कैसे अलग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है ये आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोई भी ओमिक लॉस नहीं होता, मतलब नो ओमिक लॉस। ओमिक लॉस कहने का मतलब है कि जो इसके अंदर कॉपर वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस होता है RCU। दोनों वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इनमें जो कॉपर लॉस होता है I² RCU लॉस होगा, ठीक है। ये लॉस 0 होता है, क्लियर है। इसके बाद जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसमें होता है कोर लॉस या उसे कहते हैं आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि दो टाइप के लॉस से मिलकर बना होता है। पहला होता है हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। तो ये दोनों ही लॉस, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होते हैं, 0 होते हैं, मतलब कि नो कोर लॉस, आयरन लॉस और नो ओमिक लॉस। तो कोर लॉस और कॉपर लॉस नहीं होते। साथ में एक और टर्म है कि जो मैग्नेटिक लीकेज होता है, ठीक है, लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स, इसे ही हम कहते हैं मैग्नेटिक लीकेज। देखिए, जब प्राइमरी में आप सप्लाई देंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स बनता है और वो फ्लक्स एयर के साथ भी लिंक करता है और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ भी लिंक करता है। तो जब वो एयर के साथ लिंक करता है तो फ्लक्स का वो पार्ट जो एयर के साथ लिंक करता है वो हमारा लीकेज फ्लक्स होता है, क्योंकि उसका कोई हम यूज़ नहीं कर पाते। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जो लीकेज फ्लक्स होता है वो 0 होता है, मतलब नो लीकेज फ्लक्स, नो मैग्नेटिक लीकेज, नो कोर लॉस, नो आयरन लॉस एंड नो ओमिक लॉस। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपकी आइडियल ट्रांसफार्मर में होती हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर नो ओमिक लॉस है, मतलब कि जो प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों ही क्या कहलाएंगी, टू प्योर इंडक्टिव वाइंडिंग, टू प्योर इंडक्टिव वाइंडिंग कहलाएंगी। और प्योर इंडक्टिव वाइंडिंग में जो करंट और वोल्टेज के बीच का लैग होता है, ठीक है, करंट जो होता है हमारा प्योर इंडक्टिव वाइंडिंग में लैग करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्रीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में हमको पहले जानना चाहिए। इसके बाद हमको ये भी पता है, ठीक है, हमको ये भी पता है कि इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ जिसमें ओमिक लॉस ना हो, कोर लॉस, आयरन लॉस ना हो और लीकेज फ्लक्स ना हो, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी का ट्रांसफार्मर रियलाइज करना इम्पॉसिबल है। तो एक नोट भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, इट इज
impossible to realize आइडियल ट्रांसफॉर्मर को बनाना, रियलाइज करना प्रैक्टिकल में वो इम्पॉसिबल है इन सब प्रॉपर्टीज के साथ में। ठीक है, इसलिए हम ठीक है क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। हमको क्या स्टडी करना है, जो ट्रांसफॉर्मर रियलाइज किया जा सकता है। आइडियल ट्रांसफार्मर तो हमको पता चल गया जिसमें ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई टाइप के लॉसेस नहीं होते। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, जो हमारा यूज़ होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, एक्चुअल ट्रांसफार्मर जो होता है। तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर में ये सब चीज़ें होती हैं, लॉसेस होते हैं, कोर लॉस होते हैं, लीकेज फ्लक्सेस वगैरह होते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे एक एक कंडीशन को। ठीक है, पहले हम आइडियल ट्रांसफार्मर को देखेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर कैसे वर्क किया, उसके बाद उसके जो फेजर डायग्राम्स हैं उसको पढ़ेंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर को नो लोड पर वर्क करा के हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आइडियल ट्रांसफार्मर को ऑन लोड कंडीशन पर पढ़ेंगे। ठीक है, या विथ लॉसेस पढ़ेंगे कि लॉसेस के साथ क्या होता है। उसके बाद मैग्नेटिक लीकेज का इफेक्ट इंक्लूड करके पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक एक जो फैक्टर है हमारे पास, ओमिक लॉस का, कोर लॉस का और लीकेज फ्लक्स का, इन सभी फैक्टर्स को वन बाय वन कंसीडर करते जाएंगे आइडियल के साथ में, और देखते जाएंगे कि क्या क्या चेंजेस फेजर डायग्राम्स में आते हैं और वर्किंग में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्टेप बाय स्टेप स्टडी होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका लेने वाला हूँ आइडियल ट्रांसफार्मर, जिसमें कोई भी लॉसेस नहीं होते, आइडियल ट्रांसफार्मर, और इसकी स्टडी हम करेंगे। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की स्टडी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना लेते हैं जो हमको काम आएगा। तो ट्रांसफार्मर का डायग्राम हम बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बना लेते हैं कोर। ये ट्रांसफार्मर का कोर है, और आइडियल ट्रांसफार्मर में जो कोर होता है उसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो इन्फिनाइट होती है, मतलब उसमें कोई भी लीकेज नहीं होता, उसका जो रिलक्टेंस होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, वाइंडिंग प्लेस कर देंगे। ये हमारी वाइंडिंग प्लेस हो रही है, रेड कलर से मैंने वाइंडिंग को प्लेस किया हुआ है। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एसी सप्लाई कनेक्ट की है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैंने इसमें कनेक्ट किया है। और सेकेंडरी वाइंडिंग भी मैं बना लेता हूँ इस तरीके से। सेकेंडरी वाइंडिंग मैंने बना ली है, ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है। इधर मैं लोड कनेक्ट करता हूँ, लेकिन अभी हम कौन सा कंडीशन देखेंगे जिसमें हमारा लोड नहीं है, नो लोड पे देखेंगे। ठीक है, हमारा सेकेंडरी क्या है, ओपन है। जब हम वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है। मान लेते हैं आई करंट फ्लो होता है, जिसका नेचर होता है अल्टरनेटिंग। तो जैसे ही वोल्टेज कनेक्ट करते हैं तो एक आई करंट फ्लो होता है। ठीक है, इसको मैं कैपिटल लिख लेता हूँ, आरएमएस वैल्यू लिख लेता हूँ इसकी। ठीक है, तो ये जो आई करंट फ्लो होता है ये प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होता है इस तरीके से। और आपको पता है एम्पियर राइट हैंड थंब रूल से, हम अगर इन 4 उंगलियों को कॉइल के डायरेक्शन में रखें, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में, तो हमारा ये थंब बताता है फ्लक्स का डायरेक्शन। तो हमारा जो फ्लक्स इसके अंदर बनेगा कोर के अंदर, तो ये पूरा कोर में सेटअप हो जाएगा। क्योंकि कोर का जो रिलक्टेंस है बहुत ही कम है, 0 है, तो हमेशा जो फ्लक्स होता है वो मिनिमम रिलक्टेंस का पाथ कवर करता है। तो हमारा जो फ्लक्स है उसको हम नाम दे देते हैं फाई। तो फाई फ्लक्स हमारे पूरे कोर में, 0 रिलक्टेंस कोर में, आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन में सेटअप हो जाता है। सेटअप होने के बाद ये हमारा जो फ्लक्स है ये लिंक करता है सेकेंडरी वाइंडिंग को एज वेल एज प्राइमरी वाइंडिंग को, जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में भी क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, लेकिन इंड्यूस होने से पहले एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर अभी सेकेंडरी ओपन है आपका, और यहाँ पर प्राइमरी में हमने वोल्टेज कनेक्ट किया है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस काम आया,
उसका काम ये हुआ कि इस कोर में पूरा फ्लक्स सेटअप करना, मतलब कोर को क्या करना, मैग्नेटाइज करना। टू मैग्नेटाइज कोर, टू मैग्नेटाइज कोर कौन सा करंट काम आया, जो करंट शुरू में फ्लो हुआ था। इसी लिए इस करंट को बोलते हैं आई म्यू। क्या बोलेंगे, आई म्यू। मतलब ये क्या हो गया हमारा, मैग्नेटाइजिंग करंट। इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजिंग करंट। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसलिए, कि जो हमारा ये आई म्यू है ये मैग्नेटाइजिंग करंट कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये इसलिए यूज़ होता है ताकि इस कोर को मैग्नेटाइज किया जा सके, मतलब कि इस कोर में फ्लक्स सेटअप किया जा सके। अब हमारा जो फ्लक्स है ये क्या करता है कि प्राइमरी वाइंडिंग को लिंक करता है, साथ ही साथ सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करता है। तो जब प्राइमरी वाइंडिंग को ये लिंक करता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम लिख लेते हैं E1, और सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको लिख लेते हैं E2। अब E1 और E2 की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमको ध्यान में रखनी है। E1 जो वोल्टेज है आपका, इसे कहते हैं बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ। ठीक है, बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ, क्योंकि ये ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जो कि सप्लाई वोल्टेज को, है ना, क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। मतलब कि V1 और E1 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं लेकिन नेचर में अपोजिट होते हैं। क्लियर हुआ। और यहाँ पर E2 जो है सेकेंडरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, जो कि म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो ये E2 क्या होता है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और E1 होता है बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो हमने क्या क्या देख लिया, E1 देख लिया, E2 देख लिया, आई म्यू देख लिया, और हमने सप्लाई वोल्टेज भी देख लिया V1, और फाई देख लिया फ्लक्स। तो हमारे पास अब 5 क्वांटिटीज़ हो गई। हमारे पास हो गया V1, फिर हमारा फ्लक्स आया, आई म्यू है, फिर है E1 और E2। तो ये जो हमारे 5 टर्म्स आते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको पूरा समझना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे अगर आप ट्रांसफार्मर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको ये 5 जो पैरामीटर्स हैं इनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे आपको दे दिया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं इनका वेव फॉर्म। ठीक है, वेव फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेव फॉर्म ऑफ हमारे पास थे V1 अल्टरनेटिंग, फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग है, आई म्यू है, E1 है और E2 है। तो इनका वेव फॉर्म देखेंगे प्लस फेजर डायग्राम कैसे बनेगा ये देखेंगे। इनके वेव फॉर्म में जो V1 है, V1 हमको पता है कि वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। ठीक है, तो हम पहले V1 ड्रॉ करते हैं। वेव फॉर्म के लिए मैं पहले वर्टिकल लाइन बनाता हूँ जिसमें हम एम्पलीट्यूड को शो करेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ जिसमें हम टाइम को शो करेंगे। तो हमारे पास जो V1 वोल्टेज है, ठीक है, वो उसकी RMS वैल्यू लिखा हूँ मैं कैपिटल में। तो V1 को हम लोग ब्लैक से ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा 180 डिग्री है और ये 360 डिग्री है, और ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। तो इस तरीके से ये जो हमारा V1 है ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म रिप्रेजेंट करता है, ये आपका V1 बन जाता है। ठीक है, अब आपका क्या है, जो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग है, दैट इज़ प्योरली इंडक्टिव। वाइंडिंग कैसा है, प्योरली इंडक्टिव है, जिसकी वजह से जो करंट होगा उस वाइंडिंग में आई म्यू करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट। दैट करंट लैग्स वोल्टेज V1 बाई 90 डिग्री। 90 डिग्री से वो वोल्टेज को लैग करेगा। ठीक है, अगर आपको फेजर डायग्राम का डिटेल चाहिए तो आपको आई बटन पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा फेजर डायग्राम का,
आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको पहले कंटिन्यू करें और बाद में उसको देखें। तो आई म्यू लैग्स V1 बाई 90 डिग्री। आई म्यू जो होता है वो V1 से 90 डिग्री लैग करता है, तो उसको वेव फॉर्म में कैसे बनाते हैं। देखो V1 से लैग कर रहा है, मतलब कि V1 क्या है, लीडिंग पोजीशन पे है, मतलब वो पहले आएगा। टाइम एक्सिस में क्या आएगा, वो पहले आएगा, उसके बाद में आई म्यू आएगा। कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए ये है 180 डिग्री का, ये है 360 डिग्री, और इसके बीच में होता है 90 डिग्री। तो क्या करूँगा मैं, 90 डिग्री से स्टार्ट करूँगा, किसको, आई म्यू को। ठीक है, तो 90 डिग्री से जब मैंने आई म्यू को स्टार्ट किया इस तरीके से, यहाँ पे मैक्सिमम, तो आई म्यू भी क्या है हमारा, अल्टरनेटिंग है। इस तरीके से ये बन जाता है ऐसा। अब जो फ्लक्स है, ठीक है, आई म्यू फ्लो हुआ, उसके कारण क्या हुआ, फ्लक्स हमारा सेटअप हो गया। आई म्यू के कारण फ्लक्स सेटअप होता है, और आई म्यू जो है, ठीक है, आई म्यू जो है वो हमारा प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के। तो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होने के कारण क्या होगा, फ्लक्स और आई म्यू सेम एक्सिस में होंगे, इन फेज होंगे। इन फेज होने के कारण वो एक ही जैसा करेंगे, लेकिन उनका जो वैल्यू होगा वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। मैं डॉटेड लाइन में आपको फ्लक्स का समझा रहा हूँ कि फ्लक्स का कैसे होगा। इस तरीके से अल्टरनेटिंग ही फ्लक्स होगा इसका, ऐसा जाएगा। ये है आपका फ्लक्स, और रेड कलर में है आपका आई म्यू। ये आपका ग्राफ है, सॉरी वेव फॉर्म है आई म्यू और फाई का। इसके बाद जो E1 वोल्टेज होगा, ठीक है, E1 क्या होगा बताइए। E1 और E2 जैसे पता है आपको, फैराडे लॉ से इंड्यूस्ड EMF होता है, फैराडे का सेकेंड लॉ। नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, उस वाइंडिंग में कितने हैं, इनटू d∅/dt, फ्लक्स में होने वाला चेंज। तो E1 में N1 होगा और E2 में N2 होगा d∅/dt। यहाँ पे हमने सपोज किया हुआ है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स हैं दैट इज़ लेस देन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, इसलिए हम उसको ज़्यादा वैल्यू शो करेंगे, E2 का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर चेंज इन क्या है आपका, यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स है। तो चेंज इन फ्लक्स के कारण जो E1 है, तो इनके बीच का जो क्या है, इनके बीच का फेज डिस्प्लेसमेंट वो होता है 90 डिग्री का। फाई और E1 के बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री का होता है, E1 और फाई के बीच का। तो E1 और फाई के बीच का 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होता है। तो E1 जो है हमारा वो E1 एंड E2 लैग्स फाई बाई 90 डिग्री। वो 90 डिग्री क्या करते हैं, एक दूसरे से लैग करते हैं। तो मैं अब E1 और E2 बना देता हूँ। और क्या होता है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि E1 और E2 जो है ये क्या करते हैं, V1 के अपोजिट होते हैं। V1 अपोजेस E1 E2, या सॉरी इसको और अच्छे तरीके से लिखिए, E1 एंड E2 अपोजेस V1। E1 और E2 V1 को अपोज करते हैं, जिसके कारण इसका जो ग्राफ है जस्ट अपोजिट बन जाता है V1 के। ठीक है, तो वो मैं बना देता हूँ, ये भी मैं आपको रेड कलर से ही बना देता हूँ। ठीक है, ब्लैक में ठीक रहेगा क्योंकि अपोजिट है, वोल्टेज को ब्लैक में दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा इस तरीके से, जस्ट अपोजिट, ये इस तरीके का। ठीक है, सॉलिड से मैं आपको E2 का बता रहा हूँ, और इसके बाद मैं आपको डॉटेड लाइन से समझाऊंगा E1 का। ठीक है, अब इसी में डॉटेड लाइन ले लीजिए, इसका एम्पलीट्यूड कम होगा। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो गया E2। तो E2 और E1। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो फ्लक्स है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 90 डिग्री से, और जो हमारा E1 और E2 है वो स्टार्ट हो रहे हैं 180 डिग्री से। इसका मतलब ये है कि E1 E2 90 डिग्री लैग कर रहे हैं फाई से। ठीक है, इस तरीके से हमारा वेव फॉर्म बन जाता है, बहुत आसान है। अब हम फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फेज़र डायग्राम में हम सबसे पहले रेफरेंस ले लेते हैं, सबसे पहले हम फ्लक्स को रेफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट होता है, जो चीज़ कॉमन होती है दोनों वाइंडिंग में उसको हम लेते हैं रेफरेंस। तो फाई इसमें आ जाएगा, और जो हमारा आई म्यू है, जो हमारा करंट है, एक्चुअली नीले में होना चाहिए, हमने वेव फॉर्म में भी ऐसा शो किया है। तो नीले में हम फाई को ले लेते हैं, और उसके बाद रेड कलर में आई म्यू को लेते हैं। तो आई म्यू भी क्या होगा, इसी एक्सिस में होगा, फ्लक्स के साथ प्रोपोर्शनल होगा। तो आई म्यू हम इस तरीके से ले लेते हैं, और आई म्यू लेने के बाद जो V1 है,
ठीक है, उसको ब्लैक में लेते हैं और वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में जो V1 होता है, अप्लाइड वोल्टेज होता है, वो आई म्यू के साथ लीड में होता है। और इसके बाद हमने ये भी देखा है कि जो फ्लक्स है हमारा, ठीक है, ये फ्लक्स, तो E1 E2 लैग कर रहे हैं फ्लक्स से, तो E1 E2 जो है वो नीचे की तरफ बन जाएंगे 90 डिग्री लैगिंग में, ये 90 डिग्री, और ऊपर से भी ये 90 डिग्री आएगा। ये आपका E1 हो जाएगा और ये आपका E2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये फेज़र डायग्राम बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाता है, फेज़र डायग्राम फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर विदाउट लॉसेस। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आपने अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो आप लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे और अच्छी तरीके से आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग देंगे। साथ में अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ कहना है, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है या कोई दूसरे टॉपिक का डिमांड है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे जो चैनल है, ठीक है, हमारे चैनल का जो डिस्कशन ग्रुप है, डाउट डिस्कशन ग्रुप, वो टेलीग्राम पर है। तो आपको डिस्क्रिप्शन जो इस वीडियो का है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, आपको नीचे मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आप अपने सारे डाउट्स हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। साथ में ऑनलाइन टेस्ट का भी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फ्री है ऑनलाइन टेस्ट, आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आज का जो मैंने ये बताया है आपको, इसके ऊपर मैं 5 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा, 5 क्वेश्चंस का टेस्ट लूँगा, और उसमें लिखा रहेगा आइडियल ट्रांसफार्मर लिखा रहेगा, ये आपको देना है। ये होगा आज के दिन। इस वीडियो के बाद आप ये टेस्ट ले सकते हैं, 5 क्वेश्चंस होंगे उसमें, और आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छा होगा, अच्छा स्कोर आएगा आप सभी का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।